गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 24 अक्टूबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बेहद लाभकारी होगा। तो आप वीडियो पर नए हैं तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम लोग इस सेशन को बनाए हैं, तो बहुत ही अच्छा होने वाला है सेशन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन है, सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। बिल्कुल सही बात है। जब आप सफल हो जाते हैं तो आपका परिचय जो है वो दुनिया से करवा लेता है, लेकिन जब असफलता आपका हाथ लगता है तो दुनिया आपको परिचय करा देती है कि दुनिया है कैसी, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग लगे रहते हैं अपने सफलता को पाने के लिए, जो हमारा लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये गोल्डन पीकॉक अवार्ड इन रिस्क रिस्क मैनेजमेंट। तो ये जो मिला है ये किस कंपनी को मिला है, तो ये मिला है REC लिमिटेड को मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, REC लिमिटेड। अब यहाँ पे देखिए, REC लिमिटेड को यहाँ पे मिला है, महारत्न कंपनी है, ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का है। REC लिमिटेड को जोखिम प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन के लिए गोल्डन पीकॉक सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है ये इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्ट्स के द्वारा दिया जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रभावी जोखिम मूल्यांकन रणनीति में लागू करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के लिए REC लिमिटेड को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, REC लिमिटेड का चयन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायमूर्ति MN वेंकटचल्या की अध्यक्षता वाले जूरी पैनल में किया जाता है। ठीक है, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की स्थापना 1991 में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा की जाती है, ये भी याद कर लीजिएगा। और यही इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ये पुरस्कार को दिया भी जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये कॉरपोरेट उत्कृष्टता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित मानक के रूप में उभरा है। REC लिमिटेड के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। पूरे भारत में विद्युत क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर केंद्रित है। ये REC लिमिटेड है क्या, तो पूरे भारत में जो विद्युत क्षेत्र है उसका ये सारा चीज़ यही देखभाल करता है। ठीक है, यह राज्य बिजली बोर्डों, राज्य सरकारों और केंद्र और राज्य बिजली उद्योग उपयोगिताओं की वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। यह उत्पादन, पोषण, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं में लागू हुआ है। ठीक है, लगा हुआ है। इसका स्थापना की बात करें, अभी हम बोले 25 जुलाई 1969 को हुआ है। इसका मुख्यालय जो है ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि आपका नेशनल कैपिटल रीजन में है, इसे याद कर लीजिएगा। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है, तो अभी विवेक कुमार देवांगन है, इसे भी याद कर लीजिएगा। विवेक कुमार देवांगन REC लिमिटेड के अभी अध्यक्ष और प्रबंधक है। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देख लिए फैक्ट्स। अब गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट REC लिमिटेड को मिला है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित में से किसे कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून के तहत जिला अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स में ज़रूर मिलेगा और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और यहाँ से पूछा गया है कि अभी किसे सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि आप जिला अधिकारी को नियुक्त किया जाए। ठीक है, ताकि महिलाओं से कार्यस्थल पर यानी कि वर्क स्पेस पर कोई भी किसी भी प्रकार का सेक्सुअल हैरासमेंट ना हो। तो ये जो है अभी राज्य के द्वारा कहा गया है। ठीक है, ये अमेरिका नहीं होगा, राज्य के द्वारा, है ना, कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, राज्य। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून के तहत जिला अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है। कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न यानी उसको रोकथाम, निषेध और विवरण अधिनियम 2013 और पोस अधिनियम के हर जिले में एक अधिकारी नियुक्त करने का भी प्रावधान है। ठीक है, अधिकारी की नियुक्ति पोष अधिनियम के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
न्यायमूर्ति SR की अध्यक्षता वाली पीठ भट्ट ने कहा कि कई राज्यों ने जिला अधिकारियों को अधिसूचित नहीं किया है, ठीक है, इसीलिए यह अधिसूचना जारी हुआ है। ठीक है, जिन राज्यों ने पद को जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है, उन्होंने जिला अधिकारियों का कोई विशिष्ट विवरण और उनकी संपूर्ण जानकारी प्रदान नहीं की है। जो नियुक्ति कर भी दिया है उसका कोई भी जानकारी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास अभी नहीं दिया गया है। जिला अधिकारियों को सूचित करने में विफलता ने स्थानीय शिकायत समितियों और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, ये इसके लिए यहाँ पे बोला गया है। और देखिए, आपको मालूम होगा कि अभी हर जगह पे सोशल हैरेसमेंट का केस बहुत ज़्यादा आता है कि आप वर्क प्लेस पे लड़की के साथ छेड़खानी हो रहा है या कुछ गलत व्यवहार हो रहा है उस टाइप से, इसीलिए वहाँ पे गाँव में भी कि जिला अधिकारी को, सभी राज्य को ये निर्देश दिया गया है कि आप एक जिला अधिकारी नियुक्त किए, ठीक है, ताकि इस सब चीज़ को, सेक्सुअल हरासमेंट वाले केस को रोका जा सके। ठीक है, कोर्ट ने राज्य में महिलाओं एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रधान सचिवों और व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक जिले में एक जिला अधिकारी की नियुक्ति पर सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। ठीक है, और ये बोला गया है कि जल्द से जल्द आप इसे कीजिए। और ये अधिनियम कौन सा है, तो अधिनियम 2013 का है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, यह यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है और शिकायत और 5 जांच के लिए प्रतिक्रियाएं भी निर्धारित करता है। अब न्यायमूर्ति अगर हम बोले कि DY चंद्रचूड़ जो है ये भारत के कितने वाले हैं, तो ये 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और इनसे पहले जो थे ये थे UU ललित, जो कि उनका पूरा नाम है उदय उमेश ललित, इसे याद कर लीजिएगा। ये भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग वन लाइनर पढ़ेंगे, जो कि आपको ये सब क्वेश्चंस हर जगह पे देखने को मिल जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने किस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य के बीच विवाद को शामिल किया जाता है, तो ये मूल अधिकार है, इसे भी याद कर लीजिएगा। और अनुच्छेद कौन सा है, 131 के मूल अधिकार क्षेत्र के तहत सर्वोच्च न्यायालय राज्य और केंद्र के बीच विवाद अगर हो जाता है उसको हल करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है, तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने कार्यकाल की इस्तीफा किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में कही गई है। अनुच्छेद 126 में मुख्य न्यायाधीश के बारे में कहा गया है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, इसलिए हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने का कोशिश किया गया है। ठीक है, और उसके बाद अनुच्छेद 127 में हेड ऑफ न्यायाधीश के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय के लिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये किस में लिखा गया है, अनुच्छेद 129 में। ठीक है, अनुच्छेद 147 में संविधान की व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें आता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया, ये कब आया है, तो 28 जनवरी 28 नहीं, ये 26 जनवरी 1950 को होगा। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद नंबर 32 के तहत रीट जारी कर सकता है। और वहीं पे हाई कोर्ट जो है वो 226 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। ठीक है, भारत की न्यायिक व्यवस्था में राज्य के उच्च न्यायालय प्रत्येक रूप से किसके क्षेत्राधिकार में आते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं, इसे याद कर लीजिएगा। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये हीरालाल जे कानिया थे, HJ कानिया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे अर्हित होता है, तो ये संचित निधि से होता है। सर्वोच्च न्यायालय के परमादर्शी बनाया गया है, यह अनुच्छेद 143 में लिखा गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, तो ये भाग 5 में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिलाएं नहीं है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है महिला में। ठीक है, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, तो ये भारत की संसद के पास है। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की संख्या होती है, मतलब हो सकता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम जो है एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और उसके बाद जो न्यायाधीश होंगे वो मैक्सिमम 7 हो सकते हैं, 7। ठीक है, जब भारत न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी कि पब्लिक लिटिगेशंस दायर अगर करता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस लाया गया,
तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये PN भगवती थे, इसे भी याद कर लीजिएगा। यानी कि ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब भारत न्यायिक पद्धति में पहली बार PIL दायर किया गया था उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो PL भगवती थे, PN भगवती, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर ये हमारा प्रयास अच्छा लगता है, वन लाइनर क्वेश्चन से अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, ताकि आगे भी हम और इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे और कुछ वर्तमान में कौन क्या है दिया हुआ है, इसे हम लोग यहाँ पे पिन कर दिया है। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ स्टाफ कमेटी ये कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरावने हैं। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे हैं जो कि 29वें नंबर के हैं। थल सेना उप प्रमुख कौन है? तो जनरल बागवाली सोमशेखर राजू हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। वायुसेना प्रमुख ये एयर मार्शल VR चौधरी है जो कि 27वें नंबर के हैं। ठीक है, और वायुसेना उप प्रमुख मार्शल संदीप सिंह है, इसे भी याद करिए। नौसेना प्रमुख कौन है? तो R हरि कुमार 25वें नंबर के हैं। ठीक है, और BSF के महानिदेशक कौन है? पंकज सिंह। ICG के महानिदेशक कौन है? राकेश पाल, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको पिन किया है। ठीक है, CISF के कौन है? तो शिलवर्धन सिंह है। CRPF के SL1000 है, ये सब याद करें। SSB के महानिदेशक रश्मि शुक्ला है। ठीक है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आप वीडियो को पॉज करके इसे आप देख लीजिएगा और हमें बताइएगा ज़रूर। ठीक है, कि ये और आपको कैसा लगा। जैसे वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं NK सिंह। ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी मालूम है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, और इनको गवर्नर ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया है, ये सब भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसरो के मालूम है आपको, DRDO के हेड कौन है? अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत है। ठीक है, ये सब NSA अभी कौन है हमारे? अजीत डोभाल जी हैं। सारे सारे आप लोग अभी जानते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ONGC के अध्यक्ष कौन है? तो अलका मित्तल जी है। ONGC के अध्यक्ष, शेल के अध्यक्ष सोमा मंडल। ठीक है, उसके बाद नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC के अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह है। भेल के अध्यक्ष कौन है? नलिन सिंघल हैं, ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के भी अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ है, और इसरो के भी अध्यक्ष सोमनाथ है। ठीक है, IOC के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य हैं, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये सब सारे चीज़ है। BSNL के प्रवीण कुमार पूरावार है, ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, CEO अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो CEO हैं वो कौन है? तो जुल्फ एलांडीज है, और BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी है जो कि 36वें नंबर के है, ये सब याद कर लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया गया है? एंटी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कैंपेन विल बी स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और UT? तो ये जो है एंटी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कैंपेन, ये दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, दिल्ली सरकार। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिल्ली सरकार की ओर से औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान जो है उसको शुरू किया गया है। ये 18 अक्टूबर को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के द्वारा प्रदूषणकारी औद्योगिक तत्वों पर नज़र रखने के लिए इसको लागू किया गया है। यह निर्णय दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी कि DPCC और दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड की संयुक्त बैठक में लिया गया है। ठीक है, यह अभियान 20 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक चलेगा, क्योंकि इस दौरान शहर में प्रदूषण अपने चरम सीमा पर होती है। ठीक है, इस अभियान के तहत 66 टीमों का गठन किया गया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के प्रदूषण पर आसपास के राज्यों के साथ तत्काल बैठक की मांग की है कि यहाँ पे इसके बारे में तत्काल बैठक हो। आपको मालूम होगा कि दिल्ली का जो वायु है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, बहुत ही ज़्यादा खराब है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जितने भी अभी पराली वगैरह जलता है हरियाणा पंजाब क्षेत्र में, तो उसका जो धुआं है वो वहीं पे जाता है, जिससे दिल्ली में रहने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई आती है। तो इसके वजह से ये सब सारे काम किए जा रहे हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, दिल्ली की बात करें, अच्छा, वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग ने निर्देश के अनुसार ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान भी यहाँ पे चरण 1 को भी पूरे शहर में लागू किया है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, उच्च न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय है, राज्यपाल अनिल बैजल है, और यहाँ पे विधानसभा का सीट कितना है? 70 है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है,
चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने गुजरात के कच्छ जिले के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया है? तो ये है डोढो डोढो विलेज, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में है। इसे याद कर लीजिएगा। इसे अभी बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर ले। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। डोढो डोढो जो है ये विलेज गुजरात के कच्छ जिले में है। ठीक है। 19 अक्टूबर को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने इस उपलब्धि को घोषणा की। यह मान्यता टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन के गांव के अनुकरणीय योगदान में दर्शाता है। डोढो कच्छ के सफ़ेद रण के बगल में स्थित एक छोटा सा गांव है और सर्दियों में वार्षिक रण उत्सव की मेजबानी भी यही करता है। यानी कि वहाँ पे जो रन ऑफ कच्छ है वहाँ पे ये वार्षिक उत्सव का भी मेजबानी करता है। ठीक है। डोढो एक अस्थायी ग्रामीण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है और यह वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर आया है। ठीक है। हाल ही में डोढो ने G20 इंडिया पहल के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी भी की थी। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 2021 में UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ये जो WTO है इसमें सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार लॉन्च किया था। ये जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है इसका शुरुआत 2021 में WTO के द्वारा किया गया है। इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। ये पहले ग्रामीण विकास कार्यालय के लिए कार्यक्रम के लिए UNWTO पर्यटन का हिस्सा है। ये सब देख लीजिएगा। ठीक है। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात का जो ये है कैपिटल है वो गांधीनगर है। ठीक है। और भूपेंद्र भाई पटेल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अभी है वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम और सरदार सरोवर बांध, आप लोग तो सभी जो जानते हैं, जो कि आपको वहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है। चलिए, नर्मदा नदी के किनारे। अब यहाँ देखिए पोशमपल्ली को भी, जो कि तेलंगाना का गांव है, उसे भी बेस्ट टूरिज्म अवार्ड मिला है। ये भी याद कर लीजिएगा। पोचमपल्ली, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में ये सब पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 21 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 21 अक्टूबर। ठीक है। तो राष्ट्र के प्रति पुलिस कर्मियों की निष्ठा और सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 अक्टूबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुलिस स्मृति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 1959 में आज के दिन ही भारत चीन सीमा पर गश्त के दौरान भारी हथियारों से लैस चीनी सैनिकों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में केंद्रीय रिजर्व मतलब CRPF के 10 जवान शहीद हो गए थे। ठीक है। 1962 में आयोजित पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन में ने इस 10 बहादुर पुलिस कर्मियों की स्मृति का सम्मान करने के लिए हर साल 21 अक्टूबर को यह स्मृति दिवस मनाने का घोषणा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति दिवस 2018 पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक चाणक्यपुरी नई दिल्ली में राष्ट्र को समर्पित किया था, एक पुलिस स्मारक बनाकर। ठीक है। ये 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया था। स्मारक में एक केंद्रीय मूर्तिकला, शौर्य की दीवार और एक संग्रहालय शामिल है। ठीक है। ये सब याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये मूर्तिकला में 30 फुट ऊंची ग्रेनाइट मोनोलिथ सेनोटाफ बनाया है। ठीक है। जो कि यह पुलिस कर्मियों की ताकत, लचीलेपन और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। ये देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पुलिस कॉमेमोरेशन डे ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट दिवस का फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। हिंसा को ना कहे, ये इस बार का थीम है। विश्व प्रकृति दिवस ये 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस ये भी 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस ये 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मुस्कान दिवस ये भी 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस ये भी 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस ये 8 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। विश्व डाकघर दिवस ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। टुगेदर फॉर ट्रस्ट कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर ये इस बार का थीम है। ठीक है।
उसके बाद विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक दिवस ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे ये भी 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। लड़कियों के अधिकारों में निवेश, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण, ये इस बार का थीम है। विश्व गठिया रोग दिवस ये 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व दृष्टि दिवस ये भी 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। लचीले भविष्य के लिए असमानताओं से लड़ना ये इस बार का थीम है। ठीक है, राष्ट्रीय सिनेमा दिवस ये भी 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़िए, ये इस बार का थीम है। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और पुलिस स्मृति दिवस ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे एक बार वीडियो को पॉज करके इसे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 17 अक्टूबर को किस देश में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ठीक है, तो ये जो किया गया है ये आप लोग को किया गया है, कहाँ पे किया गया है? तो ये वियतनाम में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है वियतनाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है वियतनाम। ठीक है, ये वियतनाम में 17 अक्टूबर को जो ये पार्क है ताऊ डैन पार्क, इसमें विदेश मंत्रालय के द्वारा यानी कि एस जयशंकर जी के द्वारा महात्मा गांधी का एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। जो विदेश मंत्री है वो 15 से 18 अक्टूबर 2023 तक वियतनाम की 4 दिवसीय यात्रा पर गए थे। ठीक है, ये सब याद करें, तब इन्होंने ये सारा उद्घाटन किया है। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे कहा कि जैसे अहिंसा, लोगों की स्वतंत्रता और आज़ादी के लिए महात्मा गांधी के योगदान को संयुक्त राष्ट्र के उनके जन्म दिवस 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित करने के मान्यता दी है। ये सब सारे चीज़ ये बात वहाँ पे कहें। ठीक है, ये प्रतिमा भारत और वियतनाम के दोस्ती का एक प्रतीकात्मक क्षण है और स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और मानवीय गरिमा से संदेश को रेखांकित करती है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में किस संगठन ने संगठित साइबर अपराध का भांडाफोड़ करने के लिए राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 शुरू किया है? तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही सुर्खियों में रहा चक्र 2 क्या है? तो ये जो है ये साइबर क्राइम यानी कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए इसे सीबीआई के द्वारा शुरू किया गया है, एक ऑपरेशंस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, 19 अक्टूबर को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने साइबर अपराध माफियाओं को खत्म करने के लिए ये ऑपरेशन चक्र 2 को शुरू किया है, जो कि 76 स्थानों पर हम छापेमारी भी किया है। ठीक है, पहले दिन ही बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगा है और बहुत सारे यहाँ पे जब्त भी सामान किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य है भारत में संगठित साइबर सक्षम वित्तीय अपराधों के बुनियादी ढांचों का मुकाबला करना और उन्हें नष्ट करना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सीबीआई के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, यह ऑपरेशन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें छापेमारी में बहुत सारा चीज़ भी मिला है, जैसे 32 मोबाइल, 48 लैपटॉप। ठीक है, उसके बाद हार्ड डिस्क मिला है, 2 सर्वर मिला है। ठीक है ना, ठीक है, 33 सिम कार्ड मिले हैं, बहुत सारे चीज़, तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ऑपरेशन चक्र 2 ने ही एफआईई इंडिया के महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करके एक परिष्कृत क्रिप्टो मुद्रा धोखाधड़ी ऑपरेशन का भी भांडाफोड़ किया है। अब सीबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को किया गया था और ये इसके संस्थापक भारत सरकार के द्वारा है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रेजेंट में अभी सीबीआई के निदेशक है प्रवीण सूद। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसे याद कर लीजिएगा, सीबीआई के हेड प्रवीण सूद। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी लोगों की पहचान करने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है? तो ये जो उच्च स्तरीय पैनल है, हाई लेवल जो पैनल बनाया गया है, वो जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे इलीगल माइग्रेंट्स के लिए बनाया गया है। ठीक है, जो कि मतलब अवैध तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे हाई पैनल एक बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, टूलिप गार्डन भी जम्मू एंड कश्मीर में है, खीर भवानी का मेला भी जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। ये सब चीज़ थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर
सरकार ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी लोगों की पहचान करने के लिए ये एक स्तरीय उच्च स्तरीय एक पैनल का गठन किया है। ये 1 जनवरी 2011 से जम्मू कश्मीर में अवैध रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करेगा। ठीक है, ये जो पैनल है ये कब से पहचान करेगा? जो 2011 से जम्मू कश्मीर में अवैध तरीके से रह रहा है। ठीक है, इसलिए ठीक है, ये छह सदस्यीय पैनल नेतृत्व वित्तीय आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव R.K. गोयल इसका जो है इसका हेड है, इसे याद कर लीजिएगा, इस पैनल का हेड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा ये समिति का लक्ष्य क्या है? इसमें रोहिंग्या मुसलमान जो कि बांग्लादेश से विदेशी नागरिकों और कश्मीर में रह रहे आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों के परिवारों का पहचान करेगा। ये सब याद कर लीजिएगा। ज़्यादातर इसमें मुख्य है कि रोहिंग्या मुसलमान और जो खुद आत्मसमर्पण जो कर चुके आतंकवादियों हैं उनके परिवार को ये सब पहचान करेगा, और उसके बाद इस पर कानून बनाया जाएगा कि इसे क्या करना है। ठीक है, चलिए। अप्रैल 2022 में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के राज्य सरकारों को जम्मू एंड कश्मीर में म्यांमार और बांग्लादेश के सभी अवैध प्रवासियों की पहचान करने का निर्देश दिया गया था, इसलिए ये सब सारा काम किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मक्का मिशन के तहत मक्के की खेती को बढ़ावा देगी? तो ये मुख्यमंत्री मक्का मिशन है, ये किस राज्य से संबंधित है? ये राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार के द्वारा अभी मुख्यमंत्री मक्का मिशन शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा इसका शुरुआत किया गया है। ठीक है, ताकि मक्के का खेती को और भी बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, उड़ीसा सरकार ने मक्के की खेती का क्षेत्र बढ़ाने के लिए एक नए कार्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया गया है। सरकार किसानों को मक्के की विभिन्न किस्में लगाएगी। ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने 5 वर्षों के लिए फसल विविधीकरण योजना के लिए 481.94 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री मक्का मिशन योजना यानी कि MMM को और अधिक वैज्ञानिक और प्रगतिशील तरीके से लागू किया जाएगा। मक्के के अलावा सरकार दलहन, तिलहन और रेशे वाली फसलों यानी कि कपास और जूट की उत्पादकता को भी बढ़ाने का काम करेगी। ये सब सारे चीज़ इसमें निर्णय लिया गया है इस कैबिनेट मीटिंग में। ठीक है ना। चलिए, राज्य सरकार के उर्वरकों की खरीद और प्रीपोजिशनिंग के लिए ये जो कॉपर्स फंड है उसमें 90 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए करने का भी फैसला लिया गया है। भारत में सबसे ज़्यादा मक्के का जो उत्पादक है वो कौन सा राज्य है? वो कर्नाटक है। और 2 मौसम में मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, एक बरसात में यानी कि खरीफ क्रॉप, और एक सर्दी में यानी कि रबी क्रॉप। ठीक है, और दूसरे राज्य जो सबसे बड़ा मक्के का उत्पादक है वो कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है, और तीसरा महाराष्ट्र है। इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, पहला कर्नाटक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये देखिए, प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र ये जो है ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और महाराष्ट्र का जो कैपिटल है वो मुंबई है। ठीक है, 18 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र का शुभारंभ किया। यह केंद्र राज्य के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, यह केंद्र ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेगा। जैसे और भी बहुत सारे DDU GKY है, ये सब सारे चीज़ क्या है? कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र है ना। प्रत्येक केंद्र में कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे, यानी कि कम से कम 2 ट्रेड होगा, चाहे वो कोई किसी भी ट्रेड का हो, है ना। चाहे वो सिलाई सिखाना हो, कंप्यूटर सिखाना हो, ठीक है, या किसी भी BPO के बारे में, है ना, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का एक ट्रेड है ना, फिटर का है, इलेक्ट्रिशियन का है, कुछ भी प्रत्येक जो यहाँ पे केंद्र बनेगा उसमें लगभग 2 ट्रेड होना चाहिए, और इसमें 100 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। ठीक है, इन केंद्रों को बनने से इस क्षेत्र में अधिक सक्षम और कुशल जनशक्ति विकसित करने में मदद मिलेगी। ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल केंद्र यहाँ पे विकास केंद्र शुरू किया गया है 19 अक्टूबर 2023 को महाराष्ट्र में। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स आज का
10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड और अभी वर्तमान में कौन क्या है इससे रिलेटेड अतिरिक्त फैक्ट्स भी इसे हम लोग देखें। अगर वीडियो हमारा पसंद आता है और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।